आमची ताकद काय आहे ही चळवळ ठरवेल. अरे ज्या ज्या सच्चा बाबासाहेबांच्या लेकराला वाटतं की चळवळ जिवंत राहिली पाहिजे त्याने आमच्या बाजूने उभं राहावं, आणि ज्या ज्या हरिजनांच्या बच्चांना वाटतं की काँग्रेस जिवंत राहिली पाहिजे त्यांनी काँग्रेसच्या मागे जावं, आणि ज्या ज्या हिंदू शेड्यूल कास्टच्या लोकांना वाटतं त्यांनी भाजप बरोबर जावं. हे सरळ सरळ आवाहन करतो. अरे आम्हाला सनातनाच्या वोटांची गरज नाही, आम्हाला चळवळीच्या लोकांची गरज आहे, चळवळीच्या वोटांची गरज आहे. मी डायरेक्ट जाहीर करतो. अरे संविधान खतरे में है, ये उसको नहीं सुनाएंगे. यही लोग नागपुर के सवर्ण इलाकों में जाकर ये आवाज नहीं उठाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है. लोकतंत्र खतरे में किधर है? अंबेडकर नगर में. संविधान किधर खतरे में है? पुणे के नगर में. तो जहां बाबा साहब को इनको मानने वाले लोगों की आबादी है वहां संविधान खतरा ये डंका जोर जोर से बजाते हैं. बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचा विजय असो विजय. बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचा विजय असो विजय. अरे BRSPI है. नहीं रोशनी लाई. सर्वप्रथम बहुजन समाजातील महापुरुषांना विनम्र अभिवादन. आज ही बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीची आणि मी उमेदवार म्हणून विशेष फुटाणे यांची समारोपीय जाहीर सभा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने सर यांच्या नेतृत्वात या सभेचा समारोप होत आहे. मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आपण गेल्या 15 दिवसापासून पाहतो आहे सातत्याने प्रिंट मीडिया, टीव्ही चॅनल आणि विविध पत्रकांच्या माध्यमातून आपण एक दुसऱ्याच्या पुढे येतो आहे, आणि माझ्याप्रमाणेच इतरही पक्षाचे नेते उमेदवार पुढे येत आहेत. तुम्ही सुज्ञ आहात, तुम्ही प्रत्येक उमेदवाराला ऐकलं असेल, त्याला कशा पद्धतीनं बोलता येतं, तो आपली बाजू कोणत्या पद्धतीनं मांडतो, तो उमेदवार समाजाला काय अपील करतो आणि त्याच्या अपील मध्ये काय जोश असतो हा सुद्धा तुम्ही न पाहिलेला असेल. जर ती अपील समाजापर्यंत पोहोचू शकत नसेल, त्या उमेदवाराला संसदेपर्यंत पोहोचवणं ही जिम्मेदारी आहे का, याचं मतदारांनी विचार करावा. जो माणूस आपली बाजू सक्षमपणे मांडू शकत नाही, दोनही लोक पदावर आलेले आहेत, तरी आपण दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून, संविधानाला धोका आहे म्हणून कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीनं आपल्या समाजावर होत असलेला प्रेशर, दबाव, या दबावाखाली जर मतदार करत असू तर आपल्याला विचार करण्याची वेळ आहे. कारण बऱ्याच गोष्टी मी बऱ्याच सभेतून, बऱ्याच व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडलेल्या आहेत. आता ते विषय मांडण्याची वेळ नाही, आता आपली एकच वेळ आहे. मला काही समाजाला प्रश्न करायचे आहेत. मित्रांनो, ज्या वेळेला या 4 वर्षाच्या आधी जंतर मंतरवर संविधानाला पाडल्या गेलं, संविधानाची प्रत जाळल्या गेली, त्यावेळेला या नागपूरचा खासदार जो भारतीय जनता पक्षाच्या नितीनचे गडकरी आहेत, ते खोटं झोपले होते का, हा प्रश्न समाजातील लोकांनी विचारला की नाही विचारला, हे स्वतःला विचारावं. एवढ्यावर थांबत नाही तर याच नागपूर शहरामध्ये पश्चिम नागपूरचे असलेले आताचे विद्यमान आमदार आणि राष्ट्रीय काँग्रेसचे असलेले उमेदवार यांनी सुद्धा त्यावेळेला काय प्रश्न उपस्थित केले, कमीत कमी समाजाला घेऊन आंदोलन केली का, हा प्रश्न आमच्या समाज बांधवांनी त्यांना विचारावा. आणि आम्हाला विचारावं की गेल्या सातत्याने 5 वर्ष संविधान चौक असेल, श्रीचरण चौक असेल, चंद्रमणी नगर असेल, असा कोणता मोहल्ला सुटलाय की ज्या मोहल्ल्यामध्ये जाऊन आम्ही कॅम्पेनिंग केली नाही, समाज जागृती केली नाही. इव्हन संविधान परिषदा लावल्या. संविधानाचे हक्क काय आहेत,
आपल्या समाजापर्यंत गेलं पाहिजे. अरे निवड बौद्धिष्ट समाजापर्यंत नाही, अरे जो झोपलेला माझा समाज ओबीसी बांधव आहे त्याच्यापर्यंत सुद्धा गेलं पाहिजे. ही भूमिका घेऊन डॉक्टर सुरेश माने सरांच्या नेतृत्वात आम्ही बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आम्ही गावागावात गेलेलो आहोत. आमची ताकद काय आहे ही चळवळ ठरवेल. अरे ज्या ज्या सच्च्या बाबासाहेबांच्या लेकराला वाटतं की चळवळ जिवंत राहिली पाहिजे त्याने आमच्या बाजूने उभं राहावं, आणि ज्या ज्या हरिजनांच्या बच्चांना वाटतं की काँग्रेस जिवंत राहिली पाहिजे त्यांनी काँग्रेसच्या मागे जावं, आणि ज्या ज्या हिंदू शेड्यूल कास्टच्या लोकांना वाटतं त्यांनी भाजप बरोबर जावं. हे सरळ सरळ आवाहन करतो. अरे आम्हाला सनातनाच्या वोटांची गरज नाही, आम्हाला चळवळीच्या लोकांची गरज आहे, चळवळीच्या वोटांची गरज आहे. मी डायरेक्ट जाहीर करतो. आणि या क्षेत्राचे गडकरी साहेब जर म्हणत असतील की मी हाफचड्डीवाला आहे, स्पष्ट सांगतो, आणि मला पण दलित लोक मतदान करतात अशी जर ते भूमिका घेत असतील तर मी स्पष्टपणे सांगतोय आम्हाला त्यांच्या वोटांची गरज नाही, आला आमच्या बहुजनांची वोटांची गरज आहे. आम्हाला फक्त 85% लोकांच्या वोटांची गरज आहे, 15% वोटांची गरज नाही. या ठिकाणी जाहीरपणे स्पष्ट सांगतोय. कुणाला काय आक्षेप असेल तो माहिती नाही, पण मी बोलतोय मला उच्चवर्णीयांनी वोट देऊ नये, मला फक्त बहुजनांनी वोट करावं. कारण ती पण हिंमत केली पाहिजे. कारण 1585चा फॉर्म्युला हा मान्यवर कांशीरामजीने दिलाय, आणि मी सच्चा कांशीरामजीचा चेला माने साहेबांच्या टीमचा कार्यकर्ता आहे. ही गोष्ट जाणून घ्यावी, आणि म्हणून तुम्हाला जास्त बोलणार नाही, कारण मला सरांनाही बोलू द्यायचं आहे, अपील करायची आहे, म्हणून तुम्हाला सांगतोय जास्त बोलत नाही. माझा बहुजन बांधवांनो, आंबेडकरी चळवळीच्या सच्च्या कार्यकर्त्यांनो, बाबासाहेबांना मानणाऱ्यांनो, आम्हाला वोट करत असताना 10 विचार करावा की आपलं वोट कार्यकर्त्याला की मनोवाद्याला, हा गोष्टी तुम्ही समजून घ्यावा. आणि उद्या दिवसभर विचार करावा, परवा विचार करताना मात्र ठरवावं की वोट 11 नंबरच्या बटन दाबून कपाटाला पाळायलाच पाहिजे. चळवळ जिवंत झालीच पाहिजे, ती उभी झाली पाहिजे, आणि मनोवाद्यांना धास्ती भरली पाहिजे. ही संविधान बदलवण्याची नाही, संविधानातली कलम बदलवताना 100दा विचार केला पाहिजे. अरे चळवळीचे लोक अजून जिवंत आहे, काही होऊ शकतं, सांगता येत नाही. ही भीती निर्माण झाली पाहिजे, आणि ती भीती निर्माण करण्याच्या कामासाठी, या आव्हानासाठी, या प्रस्थापित लोकांच्या विरुद्ध फॉर्म भरून निवडणुकीत उभा राहिलोय. जिंकणे हारणे हा मुद्दा नाही, चळवळ जिवंत ठेवणे हा मुद्दा आहे. एवढ्याच या ठिकाणी बोलतो, आणि कपाटाला वोट करायला बोलतो. जय भीम, जय भारत. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के विदर्भ अध्यक्ष आदरणीय भूटाने, इनके चुनाव प्रचार अभियान का समारोह के प्रसंग में इस सभा के मंच पर विराजमान पार्टी के सारे जिम्मेदार साथी और इस सभा में उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, पिछले लगभग 15 दिन से विदर्भ पूर्व के 5 लोकसभा क्षेत्र में सारे उम्मीदवार अब अपना प्रचार करते हुए हमें क्यों वोट देना चाहिए, इस बात को लेकर अपना अपना पक्ष रख रहे थे, अपनी अपनी भूमिका रख रहे थे। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी भी अपने उम्मीदवार के माध्यम से हम ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हम किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला दोनों विपक्षी दलों के साथ किस तरह से है, और हमारे जीतने से, चुनाव लड़ने से इसके मायने क्या है। ये महत्वपूर्ण बातों के ऊपर पिछले 15 दिन से मैं स्वयं पूर्व विदर्भ की सभी सीटों पर, चाहे गढ़चिरौली हो, चाहे नागपुर हो, वहीं के सभी प्रत्याशी, जैसे नागपुर लोकसभा के विशेष भूटाने जी हो,
रामटेक के हमारे एडवोकेट शिंदे जी हो, गढ़चिरौली के हमारे आदिवासी उम्मीदवार हो, भंडारा के ओबीसी उम्मीदवार हो, या अन्य 2 क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, वो पिछले 15 दिन से अपनी अपनी भूमिका लोगों के लिए समझा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि इस चुनाव की एक अहम भूमिका जरूर है, अहम चुनाव है, और लोकसभा का हर 5 साल के बाद आने वाला चुनाव देश को एक नया बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, देश की नई नीतियां लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और नई सरकार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि संविधान के दायरे में बाबा साहब अम्बेडकर की यह संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर आपको सरकार की नीतियां पसंद नहीं है तो आपने उस सरकार को बदलने की जरूरत है। और पिछले 10 साल से केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरह से देश का व्यवस्थापन कर रही है, गरीब लोगों के खिलाफ जो नीतियां अपना रही है, कुछ मुठभर करोड़पति जो धन्नाशेठ लोग हैं, जो कारपोरेट है, जो उद्योगपति है, वही असल में तो मोदी सरकार को चलाने का काम करती है। और वो एक बार साबित नहीं हुआ, कई बार साबित हुआ। चाहे मामला डिमोनेटाइजेशन का हो, चाहे मामला सरकार के द्वारा सरकारी बैंकों को जिन्होंने बैंकरप्ट किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्हीं बैंकों को दोबारा जनता के माध्यम से कलेक्ट किए गए टैक्सों की रकम से बैंकों को मजबूत करने की अर्थनीति हो। बीजेपी हर समय हर पहलू पर लोगों के कसौटी के ऊपर, एक अच्छी अर्थव्यवस्था के कसौटी के ऊपर वो कभी भी खरी नहीं उतरी है। और इसी कारण बीजेपी के हर नीतियों को लेकर सवाल खड़े हुए, चाहे वो नीति ओबीसी जनगणना की हो, चाहे वो नीति आदिवासी को लेकर उनके डिलिस्टिंग करने का मामला हो, चाहे वो नीति शेड्यूल कास्ट के 4 वर्गों में बांटकर उनमें आपस में झगड़ा लगाने का शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन मामला हो, या मुसलमान समाज के उन्नति के लिए कई सारे माइनॉरिटी कमीशन के रिपोर्ट आए, वो रिपोर्ट को लेकर हो, बीजेपी कभी भी आम जनता के फेवर में नहीं आई, आम लोगों के फेवर में नहीं नजर आई। और इसीलिए चाहे मुद्दा महंगाई का हो, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी पूरे देश में सबसे फेल हो गई। अब ऐसे फेल हो गई पार्टी को अगर देश के लोग दोबारा अगर वोट देते हैं या नागपुर के लोग दोबारा वोट देते हैं तो फिर ऐसे प्रजातंत्र को कौन बचाएगा? ऐसे सरकार के दमन नीति से वोटरों को कौन बचाएगा? और इसी को ध्यान में रखते हुए एक महाराष्ट्र की बात है कि महाराष्ट्र में ओबीसी लोगों के खिलाफ जिस तरह मराठा आंदोलन को देवेंद्र फडणवीस ने हवा दे दी, उनको ताकत दे दी, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने मराठा आंदोलन को ताकत देने का काम किया और ओबीसी और मराठों के बीच झगड़ा लगाने का काम यहाँ के देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सरकार ने किया। क्या ऐसे लोगों को फिर एक बार लोगों के वोट मांगने का अधिकार है? और उसका जवाब नहीं के बराबर आता है, ना के बराबर आता है। अनुसूचित जाति की कई सारी कल्याणकारी योजना, अनुसूचित जाति के कई सारे प्रकल्प इस सरकार के माध्यम से लगभग बंद हो गए या उनके बजट में कटौती की गई। एक तरफ दूसरे राज्य है जहां अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए वहां उस राज्यों के बजट में से उनके लोक संख्या के आबादी के मुताबिक बजट में अलोकेशन किया जाता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र छत्रपति फुले शाहू शिवराय अंबेडकर बाबा साहब का ये प्रोग्रेसिव स्टेट होने का दावा करते हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बजट में उचित हिस्सा भी नहीं देते।
ये सरकार की बड़ी भारी नालायकी है। और ऐसे नालायक सरकारों को लोगों का वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता, और इसलिए ऐसे लोगों को वोट देने के बजाय उनको सत्ता से बेदखल करके एक नई सरकार लाने का काम आने वाले 19 तारीख को करने के लिए एक ऑप्शन के रूप में आपको बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार इनको वोट देने की जरूरत है। ये जरूरत को समझना चाहिए। ये जरूरत को इसलिए भी समझे कि कई लोग कहेंगे कि हमने नागपुर का बहुत विकास किया, 2-4 पुलिया खड़े किए, ब्रिज बनाए, इससे अगर विकास होता है तो नागपुर वालों को नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर यही विकास है तो नागपुर के किसानों को किसान सब्सिडी या किसान रियायतों का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दिखावा दिखाने का काम है। कल गडकरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हमने इतनी 1000 नौकरियां निर्माण की है, तो भाई मिहान क्यों बंद पड़ा है? नागपुर का इंडस्ट्रियल हब जो मिहान है वो बंद क्यों पड़ा है? और इसी इंडस्ट्रियल हब को लेकर, इसी मिहान को लेकर देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के गडकरी लोगों के पास जाकर एक जमाने में जैसे विदर्भ होना क्यों जरूरी है इस तरह का प्रेजेंटेशन देते थे, तो मिहान को भी लेकर प्रेजेंटेशन देते थे। कितनी नौकरी आई मिहान में, इतनी इंडस्ट्रियां लगी, इतने कारखाने खड़े लगे। और इतना ही नहीं तो कल परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने वाला जो एक दाढ़ी वाला बाबा है, वो दाढ़ी वाले बाबा को मिहान में कितनी एकड़ जमीन दे दी, ये गडकरी ने लोगों के सामने बताना चाहिए। ये देवेंद्र फडणवीस ने लोगों के सामने बताना चाहिए। ये बताने के बजाय झूठे आंकड़े बताकर, झूठ आंकड़ों के सहारा लेकर बस खासदार महोत्सव में फिल्मी कलाकार बुलाओ, नाच गाने वाले लोगों को बुलाओ, लोगों का मनोरंजन करवाओ और इस तरह से लोगों के वोटों के ऊपर डाका डाले, ये गडकरी के लिए शोभा नहीं देता। अगर आपने इतना विकास किया है, अगर आपने इतना काम किया है, तो बेचारी वो अमरावती की कोई कैंडिडेट है बीजेपी की, वो भी कहती है मोदी हवा के ऊपर भरोसा मत रखिए, हवा कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। अरे जब बीजेपी के एक उम्मीदवार को लगता है कि हवा से कुछ नहीं होने वाला, हवा कब निकल जाएगी इसका पता नहीं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना टीवी, मीडिया, पत्रकार इनका सहारा लेकर एक नैरेटिव तो जरूर बिल्डअप करते हैं, लेकिन देश के वोटर, नागपुर क्षेत्र के वोटर, पूर्व विदर्भ के वोटर, इनके बुनियादी सवाल है। धान उत्पादक किसान के सवाल है, क्या धान उत्पादक किसान के लिए उचित मूल्य दे पाए? क्या सोयाबीन के लिए उचित मूल्य दे पाए? क्या धान उत्पादक किसानों को छोटे छोटे राज्यों ने हर साल बोनस देने का काम किया, महाराष्ट्र सरकार पिछले साल का भी बोनस नहीं दे सकी, तो ये किसकी कमी है? ये किसकी नालायकी है? ये महाराष्ट्र में बैठी हुई अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे नहीं तो दूसरा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी, ये तीनों की नालायकी के कारण किसानों को अभी भी उचित मूल्य महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी नहीं मिलता। तो ये किसका सबूत है? ये कितने सबूत है? और बीच में नौकरियों के लिए एडवर्टाइज दे दी, कौन सी? हम 75,000 नौकरियां पुलिस की भर्ती करेंगे, बड़ी भारी रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस उसका जोर जोर से डंका बजा रहे थे। 75,000 पुलिस की भर्तियां अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। महाराष्ट्र सरकार में अकेले सरकारी स्तर के लगभग 40,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली है, एक रिक्रूटमेंट नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति का पदोन्नति का आरक्षण 2017 से महाराष्ट्र में बंद है।
देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की सरकार इसको चालू नहीं कर पाई। एक तरफ सरकारी नौकरियों का निजीकरण करना और दूसरी तरफ आरक्षण की बंदरबाट बांटना, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का ये एक तरफ का छलावा करने वाली राजनीति, ये धोखेबाजी की राजनीति है। ये लोगों के साथ एक बड़ा दगा है, धोखा है। और ऐसे धोखेबाजों को 19 तारीख को आपने वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए। और ये सजा देने के लिए आपने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की जरूरत है। आपने देखा होगा इस चुनाव प्रचार के दरमियान नागपुर में तो कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, बीजेपी को भंडारा में उम्मीदवार नया नहीं मिल रहा था तो पुराने को रिपीट किया। कांग्रेस के नेता जो खुद प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं लड़े, किसी दूसरे लोगों को सामने लाया। क्या भाई ये मिलीभगत तो नहीं आप लोगों की? आपसे मिलकर मिल बांट कर खाने की क्या बीजेपी कांग्रेस की ये नीति नहीं है? हो सकती है नीति भी हो। और इसीलिए जब पूरे देश में और महाराष्ट्र में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का कोहरा मचाया है सरकारों के एजेंसियों का, कांग्रेस कितनी दमदार विरोध कर रही है। 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाने वाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उसी अजीत पवार को अपने पार्टी में शरीक करके उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। इससे बीजेपी वालों की नीयत कितनी झूठी है, बीजेपी वालों के नियत में कितनी खोट है, इसके बार बार सबूत मिलते हैं। तो इनको क्या हमारा वोट मांगने का अधिकार है? इनको कतई वोट मांगने का अधिकार नहीं है। ये हमारे वोटों के हकदार नहीं है, बल्कि इनको वोटरों ने सजा देनी चाहिए। और इसीलिए आने वाले 19 तारीख को जब आप अपना वोट डालेंगे तो एक मजबूत प्रजातंत्र के लिए वोट डालिए। किसी उम्मीदवार को नहीं कह रहा हूं, एक मजबूत प्रजातंत्र के लिए। और जब मैं मजबूत प्रजातंत्र कह रहा हूं तो बीजेपी प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती, बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये कांग्रेस पार्टी की 2004 से 2009 यूपीए 1 और यूपीए 2 2009 से 2014 ये कांग्रेस पार्टी की नालायकी रही। इस नालायकी का फायदा बीजेपी को मिला, मोदी को मिला। नहीं तो मोदी को दूसरे देश वाले ट्रैवल के लिए वीसा नहीं दे रहे थे। अमेरिका वाले बोल रहे थे गुजरात के दंगल का दावेदार रहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उसको हम अपने स्टेट में घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देते। अनेक फॉरेन काउंसलेट इन्होंने मोदी बीजेपी नेताओं को अपने देश में आने के लिए मना किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में अपनी सत्ता गंवाने का काम किया। इसका इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को हुआ और बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस बिल्कुल नजरअंदाज हो गई। और वही कांग्रेस के नेता दीक्षा भूमि पर चले जाते हैं। वही कांग्रेस के नेता आज बुद्ध विहार में आकर कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो मराठा आरक्षण की डिमांड करने वाला जरांगे पाटिल को जाकर यही कांग्रेस वाले समझाए ना कि बाबा तू तेरा आंदोलन बंद कर दे, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये उसको नहीं सुनाएंगे। यही लोग नागपुर के सवर्ण इलाकों में जाकर ये आवाज नहीं उठाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में किधर है? अंबेडकर नगर में। संविधान किधर खतरे में है? फूले के नगर में। तो जहां बाबा साहब को इनको मानने वाले लोगों की आबादी है वहां संविधान खतरा, ये डंका जोर जोर से बजाते हैं। भाई संविधान को
कांग्रेस ने भी धुलाई की है, मोड़ तोड़ किया है, बीजेपी भी कर रही, बीजेपी ने भी किया। गुनेगार तो दोनों है, कोई कम है कोई ज्यादा। अब इसको अगर रोकना है तो एक कम तोड़ने वाला एक ज्यादा तोड़ने वाला ये एक दूसरे के ऑप्शन नहीं है, ये एक दूसरे के लिए पर्याय नहीं है। और इसीलिए जिन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर तीसरे राजकीय पार्टी की पावर है, मजबूती है, लोग उसको वोट देते हैं। चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, कई जगह पे लोग इन दो पार्टियों को छोड़कर अपना वोट डालते हैं। महाराष्ट्र में ये दोनों पार्टियां अंबेडकराइट राजनीति को खड़ा नहीं होने देती, बल्कि खत्म करना जानती है, समाप्त करना चाहती है। अंबेडकर की राजनीति, बाबा साहब की राजनीति इस देश में खड़ी ही नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी दिलो तमन्ना से चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है। ऐसे वक्त पे हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए, हमारे मंसूबे क्या होने चाहिए? हमारे मंसूबे बाकी दुनिया में कुछ भी हो, हम महाराष्ट्र में अपनी ताकत पर अंबेडकराइट पॉलिटिक्स को खड़ा करके रहेंगे। ये हमारा मंसूबा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। और इसीलिए आने वाले 19 तारीख को जब आपको वोट बीआरएसपी के अलमारी के निशान पे देना, तो ये बात ध्यान में रखे, ये आपका वोट अकेले विशेष फुटाने के लिए नहीं है, ये आपका वोट अकेला बीआरएसपी जैसे राजनीतिक दल और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के लिए नहीं, बल्कि इसी महाराष्ट्र में, इसी नागपुर में समता और स्वाभिमान की अंबेडकराइट राजनीति खड़ी होनी चाहिए। इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए आप 19 तारीख को अलमारी के सामने वाला बटन दबाएंगे। अलमारी के सामने वाला बटन इसलिए दबाना है क्योंकि हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स, हमारी बहुजनों की इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स ये खड़ी होनी चाहिए। अरे जब वो खड़ी होगी तब संविधान का रक्षा होगी। कांग्रेस संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, कांग्रेस में वो नियत नहीं है, कांग्रेस के भी नियत में खोट है। इसलिए बीजेपी को ठुकरा कर कांग्रेस को वोट देना मतलब एक तरफ आग है, दूसरे तरफ खाई है। ये आग और खाई का चुनाव करना ये बेवकूफी का परिचय है, ये पागलपन का परिचय है, ये अच्छे आदमी की निशानी नहीं है, ये ईमानदार आदमी की निशानी नहीं है। और इसीलिए आपको एक मजबूत ऑप्शन के रूप में, पर्याय के रूप में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने महाराष्ट्र में लगभग 25 जगह पर, तेलंगाना में 6 जगह पर, गुजरात के 7 राज्यों पर और हरियाणा में लगभग 2 लोकसभा सीटों पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अपने उम्मीदवार उतारकर ये लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। वैसे कई साथियों ने हमें समर्थन दे दो ये जब बात कही तो बीआरएसपी ने गुजरात में नहीं तो महाराष्ट्र में ही एक जगह सीपीआई को समर्थन दिया, एक जगह राजू शेट्टी को समर्थन दिया, एक जगह कोल्हापुर में शाहू महाराज ने समर्थन दिया और इन्होंने भी हमें अपने लिए समर्थन दिया है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार होता हूँ, उनको भी शुक्रवार धन्यवाद अदा करता हूँ। और ओबीसी सेवा संघ जो हमारा उम्मीदवार भंडारा जिले में है, उन्होंने भी बीआरएसपी के नागपुर सीट के लिए अपना समर्थन दिया। उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए एक आखिरी अपील कहना चाहूंगा। आखिरी अपील यही मैंने कहा कि भाई आज जब 6 बजे के बाद प्रचार जब बंद होगा तो हो सकता है 2 दिन में कहीं अफवाहें फैलेगी, अफवाहों का बाजार लगेगा, कोई कुछ भी बकेगा, कोई कुछ भी कहेगा। जिनके हाथ में मीडिया है 2 दिन टेलीविजन चलेगा, टेलीविजन में बीजेपी के बड़े बड़े सभा दिखाए जाएंगे, ये प्रचार ही है।
चुनाव आयोग इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं कर पाया है कि जब प्रचार बंद होता है तो जिन इलाकों में प्रचार बंद हुआ वहां टीवी के ऊपर भी प्रचार बंद होना चाहिए, वर्तमान पत्रों के ऐड भी बंद होने चाहिए। कल से जो उम्मीदवार धन्ना शेठ के दलाल हैं, किसी को उद्योगपतियों की फैक्ट्री चलनी चाहिए इसकी फिक्र है, किसी बीजेपी नेताओं को अपने कुछ उद्योगपति के सीमेंट की फैक्ट्रियां चलनी चाहिए, रोड बने ना बने, फैक्ट्रियां बननी चाहिए। इसलिए चंद्रपुर जिले में जीवती तालुका है, वहां की लगभग सारी सीमेंट फैक्ट्रियां मोदी के दोस्तों की है। मोदी के दोस्त जो उद्योगपति है, जिनको डायरेक्ट सरकार फायदा पहुंचाती है, फायदा ही नहीं तो डायरेक्टली सरकार में मोदी तो मुखौटा बनकर सामने आते हैं। देखो देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारामन। अब क्या निर्मला सीतारामन इस देश की अर्थनीति बनाती है क्या? निर्मला सीतारामन तो कभी कभार बोलती है अर्थनीति के बारे में। आजकल पिछले महीने में देश के बैंकों का 16 लाख करोड़ कर्जा मोदी सरकार ने माफ किया। 16 लाख करोड़ ये रकम थोड़ी नहीं है। वैसे कांग्रेस के भी उम्मीदवार पैसे वाले हैं, जैसे चंद्रपुर की और कांग्रेस की महिला उम्मीदवार है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है? 135 करोड़ की, 135, मतलब एक अब जब 35 करोड़ की है। अब उसका बेचारा पति तो मर गया, लेकिन उसके पति को ईडी की नोटिस आई थी, ईडी की नोटिस आई। अब चुनाव चालू है तो धानोरकर को भी नोटिस आई थी, धानोरकर को नोटिस आई थी। अब मुझे बताओ, जिस उम्मीदवार की प्रॉपर्टी 150 करोड़ 200 करोड़ है, क्या वो लड़ पाएगा? क्या वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के खिलाफ लड़ पाएगा? और अगर इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तुम डर के मारे कांग्रेस को वोट दे दो, संविधान बचाने के लिए वोट दे दो, तो जिसको वोट देंगे वो कल बीजेपी में नहीं जानेगा, इसकी क्या गारंटी है? किसकी क्या गारंटी है? मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि चंद्रपुर के कांग्रेस उम्मीदवार अगर जीत भी गया तो चुनाव के बाद वो बीजेपी में जाएगा, ये लिख कर रखना। क्योंकि कई कांग्रेस के नेता अभी ईडी के दायरे में है, इनकम टैक्स के दायरे में है, सीबीआई के दायरे में है, डर डर कर बात कर रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे? और इसीलिए देखो बीजेपी के अपोजिशन के लीडर है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के वडेट्टीवार, वो वडेट्टीवार अपने चंद्रपुर क्षेत्र में कम दिखाई पड़ते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? इसलिए दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि दोनों वार के बीच संघर्ष होगा तो एक वार समझौता करता है। और इसी बहाने में आप देख लो बीआरएसपी ने क्या किया। पिछले 5 साल में संविधान सम्मान परिषदों का आयोजन किया। बीआरएसपी ने क्या किया? बीआरएसपी ने भीमा कोरेगांव दंगल के आरोपियों को सजा होने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हुए भीमा कोरेगांव के दंगल आरोपी मनोहर भिड़े के खिलाफ आज भी मुंबई उच्च न्यायालय में भिड़े के खिलाफ अगर याचिका किसकी है तो हमारी याचिका मुंबई हाईकोर्ट में आज भी है। बाकी कोई काम नहीं कर पाया। गरीब किसानों को, भूमिहीनों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। विदर्भ में काश्तकारों को खेत में पानी पहुंचाने के लिए बिजली कब आती है? रात के 12 बजे के बाद। रात के 12 बजे के बाद कल एक सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया। मामला ये था कि क्या इनकम टैक्स, क्या ईडी किसी आरोपी को उसकी नींद को डिस्टर्ब करके पूछताछ कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात में
किसी आरोपी की नींद हराम करके आप उसको पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि नींद भी एक अधिकार है। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सरकार कहती है किसानों को रात को 12 बजे के बाद आप अपने खेती को पानी देने के लिए जाना। सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, उनके साथ रहो मरो, ये तुम्हारा मामला है। लेकिन इंडस्ट्री और कारखानों को दिन भर 24 घंटे पानी चालू रहता है, हवाई अड्डों को चालू रहता है। इसका मतलब बीजेपी की सरकार किसके लिए काम करती है? चंद धन्नाशीटों के लिए काम करती है, उद्योगपति की काम करती है। और इसीलिए कहते हैं कि मोदी सरकार ये उद्योगपति की दलाल है, ये उनके इशारे पे काम करती है, नीतियां उनके लिए बनाती है। और इसलिए रोजगार नहीं, शिक्षा के बजट में कटौती। अब तो महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 14,400 जेडपी के स्कूलें बंद कर, 14,400 जेडपी की स्कूलें बंद करवाना, ये नुकसान किसका है? जेडपी के स्कूलों में किस परिवार के बच्चे जाते हैं? लेकिन उनको एक तरफ कहने का कि हमारे देश में राइट टू एजुकेशन नाम का कानून है, जो कहता है कि छोटे बच्चे के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। छोटे बच्चे के लिए 1 किलोमीटर, उसके बाद में 3 किलोमीटर, उसके बाद में 5 किलोमीटर। ये सारी धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी सरकार करती है, सिर्फ दिखावे के लिए राइट टू एजुकेशन, दिखावे के लिए पैसा कानून, दिखावे के लिए ओबीसी जनगणना, दिखावे के लिए बजट के तरतूद। और वास्तव में अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा कल्याण वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज हो, इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाना, ये बीजेपी की नीति है। और अब इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक राष्ट्रवाद को बाजू रखकर भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का एजेंडा आगे लाकर मुसलमानों को एनआरसी का डर दिखाकर, सीएए का डर दिखाकर, आदिवासी को डीलिस्टिंग का डर दिखाकर, शेड्यूल कास्ट के लिए कैटेगराइजेशन का मामला लाकर ओबीसी के खिलाफ उनके 4 टुकड़े करने के लिए एक नई कमीशन लाकर बीजेपी अपने हर समाज में झगड़े लगाने का काम कर रही है। ऐसे लोगों को सरकार में रहने का अधिकार नहीं होता। और इसीलिए सिर्फ कहने से बात नहीं होगी। आने वाले 19 तारीख को जब आप वोट डालेंगे तो घर में कोई आएगा तो उसको पूछ लेना कि मेरे पढ़ा लिखा बेटे के लिए रोजगार नहीं, उसके लिए तुमने क्या किया? उसके लिए शिक्षा नहीं, उसके लिए तुमने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे दरवाजे पे आकर वोट मांगने के लिए? ये बिल्कुल बेबाक होकर उनके सामने कहिए। ये कहने के सिवा आपके साथ में इससे बढ़िया मौका नहीं होता, इसका फायदा उठाओ। और आने वाले 19 तारीख को आपके बीच रहने वाले, आपके साथ काम करने वाले, इस देश में बहुजन आंदोलन की आवाज जिंदा नहीं तो मजबूत करने वाले, संघर्ष करने वाले, यहाँ के वफादार कार्यकर्ता होने के नाते फुले शाह अम्बेडकर की राजनीति को मजबूत करने के लिए हमारे उम्मीदवार आदरणीय विशेष भुट्टा ने इनकी चुनाव निशानी, नाम होगा, फोटो होगा, फोटो के सामने चुनाव निशानी होती है, अलमारी होती है, उसके सामने बटन दबाओ और बीजेपी कांग्रेस का गला दबाओ। यही आपको अपील करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और हमारे उम्मीदवार की चुनाव प्रचार की सांगता आज इसी त्रिशरण चौक से, जो भी फुले शाह अम्बेडकरी लोगों का एक इलाका है, उस इलाकों में हमारे उम्मीदवार की प्रचार की सांगता हुई, ऐसा घोषित हुए। आपका वोट फुले शाह अम्बेडकर राजनीति को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 तारीख को अलमारी के ऊपर पड़ेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय भीम, जय भारत।